गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोल कॉन्सेप्ट के थर्ड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई थिंक आपने लोअर स्टैंडर्ड में इसका स्टडी भी किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एटम, पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एटम का हमें अगर मास निकालना है तो कोई भी एटम का मास एक किसी के रेफरेंस में ही हमें मतलब सोचना पड़ेगा। अगर विदाउट रेफरेंस हम सोचें तो कौन ज़्यादा हैवियर है, कौन मतलब हैवियर नहीं है, तो वो मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो किसी के रेफरेंस के लिए हमने कार्बन 12 को रेफरेंस की ओर से लिया है। तो वी कैन से द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें रेफरेंस के लिए कार्बन 12 को ही क्यों लिया है। तो इसके दो रीजन है। सबसे पहले रीजन कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं हम सब में मतलब कार्बन 12 है। एंड द सेकंड थिंग इज कार्बन के और भी आइसोटोप है। कार्बन 12 के और भी आइसोटोप है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन ये जो कार्बन 13 एंड 14 है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। नेचर में इनकी अबंडेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए कार्बन 12 जो है उसको सबसे ज़्यादा रेफरेंस की तरफ से मतलब लिया जा रहा है। इससे पहले रेफरेंस की ओर हाइड्रोजन को लिया था, लेकिन हाइड्रोजन की अबंडेंस जो है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसकी एविडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया। बाद में रेफरेंस के लिए ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन की एविडेंस भी ठीक ठाक है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसके जो मतलब आइसोटोप है, ऑक्सीजन के आइसोटोप कौन से है? ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। और उसको आइसोटोप जो है वो मतलब यूनिवर्स में देखने को मिल रहे हैं। हमारे जो मतलब एटमॉस्फेरिक है तो 16 के अलावा 17 और 18 वाले आइसोटोप भी मिलते हैं। तो कार्बन 12 उसको रेफरेंस की तरह लिया है, तो उसके दो रीजन, लिविंग फॉर्म में सबसे ज़्यादा है एंड द सेकंड थिंग कार्बन 12 के अलावा उसके जो आइसोटोप है तो उसकी अबंडेंस बहुत ही कम है। अब सबसे पहली बात, मास ऑफ कार्बन 12 उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। तो कार्बन 12 का जो मास है उसको 12 AMU ले लिया है। आपको ये भी पता है कि AMU की जगह अब हम U लिख रहे हैं, यूनिफाइड मास। ओके, अगर मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो व्हाट इज AMU? AMU तो 1 AMU इज इक्वल टू डिवाइड बाय 12, मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12। अब हमें मास ऑफ कार्बन 12 को फाइंड आउट करना है। तो कोई भी एक एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट जो है तो उसने आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। ओके, मान के चलिए मेरे पास कार्बन का पाउडर है, 12 ग्राम कार्बन का पाउडर है, तो उसको हम 1 मोल बोलेंगे। 12 ग्राम उसका एटॉमिक मास है, तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। 1 मोल है तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे? तो आपने स्टडी किया हुआ है 6.022 × 10⁻23। देन वी कैन से कि मास ऑफ कार्बन 12 मुझे निकालना है। यहाँ पे निकाल देते हैं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है कार्बन 12 के, तो उसका मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? तो 12 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। फिर से अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है तो दैट इज 1 मोल, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 × 10⁻23 उतने जो मतलब एटम्स है उसका मास कितना है? 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना होगा? तो 12 डिवाइड बाय दिस नंबर। तो मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर, और ये मतलब 12 तो है ही, 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन एवोगेड्रो नंबर वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन Na।
on 1/6.022 into 10 raised to the power 23, the answer is 1.66056 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। तो 1 AMU जो है वो फिक्स नंबर है, हमें याद रखना है कि व्हाट इज 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू दिस नंबर 1.66056 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। अगर कोई भी एटम का मास हमें निकालना है तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के साधन की मदद से अब हम फिक्स कर सकते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मास स्पेक्ट्रोमीटर की यूज कर रहे हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें कितना मिल रहा है, तो 1.6736 इंटू 10 raised to minus 24 ग्राम। ओके, ये जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो 1 AMU के कंपैरिजन में कितना हैवी है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU हम फिक्स कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम की मास रख दी और AMU का नंबर यहाँ पे रख दिया। AMU के कंपैरिजन में कितना हैवियर है, तो आंसर इज 1.008 AMU। मैंने अभी बताया था AMU को हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, U, दैट इज यूनिफाइड मास। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके नेचर में हमें आइसोटॉप देखने को मिल रहे हैं। अगर आइसोटॉप है तो उसका एटॉमिक मास हमें एवरेज लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए। क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। और नेचर में उसकी अबंडेंस देखें तो क्लोरीन 35 की अबंडेंस 3 है, तो क्लोरीन 37 की 1 है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालें, तो उसका पोर्शन 3 इंटू 35, इसका पोर्शन 1 इंटू 37, टोटल पोर्शन 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, द आंसर इज 35.5 U, अदरवाइज यू कैन से AMU। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 U है। ऐसे एक एग्जांपल हमें एक्सरसाइज में दिया है, एग्जांपल नंबर 2। कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, 13 एंड 14। उसकी अबंडेंस हमें दी गई हुई है। कार्बन 12 इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है, राउंड अबाउट 99%। कार्बन 13 बहुत ही कम है, और कार्बन 14 दैट इज रेडियो एक्टिव, वो तो बहुत ही कम है। और उसका एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो कार्बन 12 का 12, कार्बन 13 का 13.00335 एंड कार्बन 14 का एटॉमिक मास 14.00317। ये जो हमें डेटा दिया गया हुआ है उससे हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास 12 जो है उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस कितना है, 98.892, 13.00335 इंटू 1.108 एंड लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल इसका निकाल दे 100। इसको अगर हम कैलकुलेट न भी करें तो भी चलेगा, 10 raised to the power minus 10, इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही कम है। तो अगर इसके आधार पे कर दें तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो हमें डेटा दिया गया हुआ यहाँ पे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा 12.011 U। लेकिन हमने ऑलरेडी कार्बन का एटॉमिक मास जो है उसको 12 AMU एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम 12 AMU लेके ही चलेंगे। ओके, मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी एक बॉक्स में ऐसा लिखा हुआ है, फॉस्फोरस के बारे में देख लेते हैं। चलिए, हम फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15 एंड एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा होगा 31। तो यहाँ पे जो 31 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस उसका वेट कितना होगा, तो 31 AMU। 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस उसका वेट कितना होगा, 31 AMU होगा। अगर एक ही एटम है तो मान के चलिए कि उसका वेट 31 ग्राम तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा एटम जो हमें दिख भी नहीं रहा है तो उसका मास 31 ग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक छोटा सा एटम, तो 1 AMU की वैल्यू आपको पता ही है। ओके, 1 AMU की वैल्यू कितनी है हमें देख लीजिए, 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24। सो अगर हम लिख रहे तो 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस वेट इज इक्वल टू 31 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24। इतनी कम वैल्यू है ग्राम। तो एक एटम जो है फॉस्फोरस का उसका वेट बहुत ही कम है। तो अगर हमारे पास 1 मोल एटम है, 1 मोल मतलब कितने, एवोगेड्रो नंबर
so we can write 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। अगर इतने एटम्स हैं तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए, इज इक्वल टू 31 1.66 into 10 raised to the power minus 24 and 6.022 into 10 raised to the power 23। ये जो नंबर है वो जो एवोगेड्रो नंबर है 6.022, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये नंबर हमें कैसे मिला था, 1/Na, तो 1/Na दैट इज एवोगेड्रो नंबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मास मिलेगा 31 ग्राम। तो ध्यान में रखिएगा, फॉस्फोरस, एक एटम जो है फॉस्फोरस उसका वेट कितना है, 31 AMU है, और एक मोल फॉस्फोरस है, एक मोल दैट इज 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 एटम, तब जाके उसका वेट कितना होगा, 31 ग्राम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। एक दूसरी चीज, जब हम आइसोटॉप की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है जो हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है प्रोटियम, प्रोटियम के सेंटर में एक प्रोटॉन है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। देन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। देन ट्रिटियम, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सब में सेम है 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 होगा, इसका एटॉमिक मास 2 और इसका एटॉमिक मास 3। आइसोटॉप के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, दोज एलिमेंट्स आर आइसोटॉप्स। ओके, एटॉमिक मास के रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल में से हमने फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लेके उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया। उस टाइप की टर्म्स को अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। अगर एटॉमिक मास जो अगर टर्म है तो उसका मतलब ये हुआ कि एक एटम का मास, एक एटम जो हम उसको देख भी नहीं सकते अच्छी तरह से, तो एक एटम का मास, अगर हमने मोलिकुलर मास लिखा हुआ है कहीं भी, तो मास ऑफ ओनली 1 मोलिक्यूल, सपोज कि H2, तो H2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का मास जो बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर हमें ये बोलना है कि 1 मोल एटम का मास, 1 मोल पार्टिकल का मास, देन वी कैन से मोलर मास। मोलर मास दैट इज मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। अगर मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर एटम्स हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM। एक मोल एटम का जो मास है ग्राम एटॉमिक मास, और अगर एक मोल मॉलिक्यूल है तो उसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू थिंक अबाउट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है कि 14 AMU है, अदरवाइज यू कैन से 14U। तो दिस इज द एटॉमिक मास। U जो है वो कांस्टेंट नंबर है, वो आपको पता है, एक एटम का मास। लेकिन अगर उसके एक एवोगेड्रो नंबर वाले जो मतलब है, जो 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, 1 मोल नाइट्रोजन का अगर मास निकालना है, दैट इज 14 ग्राम एटॉमिक मास। सेम अगर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले ले, H2, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 18 AMU। लेकिन एक मोल H2O का अगर हम मास निकालें, देन 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों चीजों को हमें ध्यान रखनी है। ओके, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। लोअर स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, तो 1 into 4 is equal to 4। द एटॉमिक का तो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 16। तो वी कैन राइट 16 AMU मोलिकुलर मास है। अगर मुझे पूछा जाए कि मीथेन का मोलर मास कितना है, तो एक मोल का मास, तो आई कैन राइट 16 ग्राम। ओके, दिस वन ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का अगर आप मोलिकुलर मास निकालेंगे, कार्बन 12 into 6, hydrogen 12 and oxygen 16 into 6, the answer will be 180. The answer is 118U, otherwise you can say AMU.
लेकिन अगर उसका मोलर मास निकालना होगा तो मोलर मास कितना होगा 180 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर मास इज 44U एंड मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम। इथेनॉल का निकालते चलिए, कार्बन 12 इंटू 2, 6 हाइड्रोजन का 6, 46, आंसर विल बी 46U एंड मोलर मास कितना होगा 46 ग्राम। NaCl एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड क्लोरीन अभी हमने दिखा हुआ है 35.5, तो कितना होगा 58.5 AMU एंड द मोलर मास इज 58.5 ग्राम। तो एक एटम का मास बहुत ही कम होता है एंड 1 मोल एटम अदरवाइज 1 मोल मॉलिक्यूल, तो उसका मास हम ग्राम में लिख सकते हैं। इस टॉपिक के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक हम साथ में ले लेते हैं एंड दैट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वेरी इजी। अगर मेरे पास मीथेन है मान लीजिए, तो मीथेन में 2 एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलिए मीथेन में टोटल मोलिकुलर मास कितना होगा, तो कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन 4 दैट इज 16, तो 16 ग्राम अगर है मीथेन 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में से कार्बन कितना है, तो 16 ग्राम में से कार्बन कितना है 12 ग्राम, तो 100 में से कितना होगा, तो 100 इंटू 12 बाई 16, 100 इंटू 12 बाई 16 दैट इज 75%। तो मीथेन में कार्बन 75% है। अगर मुझे हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन का पार्ट कितना है, परसेंटेज कितना है निकालना है, तो 16 में से हाइड्रोजन कितने ग्राम है 4 ग्राम, 16 में से हाइड्रोजन 4 ग्राम, तो आउट ऑफ 100 कितने ग्राम, तो 4 इंटू 100 बाई 16 इट इज 25%। तो हम ऐसे कोई भी मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो उसमें से जो भी कंपोनेंट हमें दिए गए हुए उसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि मीथेन में कार्बन 75% है और हाइड्रोजन 25% है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिस वन इज द सुक्रोज, शुगर C12H22O11। सुक्रोज का अगर आप पूरा मोलिकुलर मास निकालें इट विल बी 342। अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कैसे करेंगे कि 342 ग्राम अगर सुक्रोज है तो उसमें कार्बन कितना है 12 इंटू 12 144 ग्राम, तो आउट ऑफ 100 कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट। तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का परसेंटेज निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरा एटॉमिक मास, पूरा मोलिकुलर मास, इतना मोलिकुलर मास है तो उसमें से कोई भी एलिमेंट इतना ग्राम है, तो आउट ऑफ 100 कितना ग्राम है वो आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास, उसके बारे में जो भी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो उसको हमने रिपीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में से मोल कॉन्सेप्ट और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं जो इस चैप्टर का आधार है। तब तक के लिए बाय बाय।